गांव में है सास ससुर। मानव दरभंगा के एक छोटे से गांव से था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी दो बहनें भी थी। मानव के पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से जो भी आय होती उसी से उनके घर का खर्च चला करता था। बड़ी कठिनाइयों से मानव ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगा। 3 सालों तक दिन और रात की अथक मेहनत के बाद आखिर में मानव का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए हो जाता है। मानव का एक बड़ी शासनिक सेवा में चयन हो जाने के बाद पूरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था। कुछ ही दिनों में मानव को दरभंगा से दूर दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। शुरुआत में कुछ समय तो वो माँ बाप से मिलने के लिए जल्दी जल्दी गांव जाता रहा, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे ही उसे पोस्टिंग मिली, उसके बाद छुट्टी मिल पाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया, जिसके कारण अब वो अपने गांव दरभंगा बहुत कम जा पाता था। मानव बेटा, काफी समय हो गया तुझे गांव आए हुए। कब आएगा बेटा? माँ, पोस्टिंग मिल गई है, अब लंबी छुट्टी ले पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप एक काम करिए ना, आप और बाबूजी भी आकर यहीं मेरे साथ रहिए। इतना बड़ा बंगला मिला है मुझे सरकार से, आखिर किस काम आएगा। नहीं बेटा, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। कोशिश करो, 2-4 दिन की छुट्टी तो सभी को मिल जाती है। ऐसा तो नहीं होता बेटा कि नौकरी लग गई तो किसी को छुट्टी ही ना मिले। अरे माँ, आप कैसी बात करते हो? अगर आना संभव होता तो क्या मैं नहीं आता? मैं कोशिश कर रहा हूँ, छुट्टी मिल जाएगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। मानव के मम्मी पापा उस पर लगातार गांव जाकर उनके साथ रहने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। बेटा, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि तू आज इतना बड़ा अफसर बन गया, और तू अफसर बनने के बाद माँ बाप से मिलने के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहा है। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक बहुत ही बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। मेरे लिए 3 दिन की छुट्टी लेने का मतलब बहुत बड़ी बात है। और सरकार मुझे काम करने के लिए पैसे देती है, घर में बैठकर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। पद जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है पापा। ये बात आप क्यों नहीं समझते? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतने बड़े पद पर पहुंच गया है और देश की भलाई के लिए इतना काम कर रहा है। मानव की बात सुनकर मानव के पिताजी फोन काट देते हैं। मानव को महसूस हो रहा था कि माँ पिताजी अब उससे कुछ उखड़े से रहते हैं। शादी की उम्र होने पर भी घर में कोई भी उसकी शादी के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। एक दिन मानव अपनी माँ को फोन करता है। "अ, माँ, ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसका नाम रेणुका है। रेणुका मेरी ही तरह सरकारी विभाग में अफसर है और यहीं पर पोस्टेड है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या कहा? अपनी पसंद से शादी करना चाहता है? ऐसी होती है आज के जमाने की नाशुक्री औलादें। जीवन भर मेहनत करके अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया हमने, और शादी इनको अपनी पसंद से करनी है। मैं बता दे रही हूँ, शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी। मैंने तेरे रिश्ते की बात चलाई है। लड़की वाले पूरे 30 लाख रुपया नगद देने को तैयार है, और लड़की भी यहीं पास गांव की है। शादी के बाद तू आराम से अपनी नौकरी पर रहना, और बहू हमारे पास रहकर हमारी सेवा करेगी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर शादी के बाद मेरी पत्नी गांव में रहेगी तो फिर शादी का क्या मतलब हुआ? मैं भी तो चाहता हूँ कि जब मैं पूरा दिन काम के बाद थक कर घर पहुंचूं तो कोई घर पर मेरा इंतजार कर रहा हो, जो मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पिए। क्या मैं जीवन भर इतने बड़े बंगले में अकेला रहूंगा? देखो तो कैसी बेशर्मी से बात कर रहा है माँ के सामने। अभी तो शादी हुई भी नहीं, और अभी से बीवी को साथ ले जाने के लिए मरा जा रहा है। अब इससे क्या उम्मीद करे कि कल को अपनी पत्नी को हमारे पास सेवा करने के लिए छोड़ेगा? माँ, सेवा करवानी है तो मैं आपके लिए एक नौकर लगवा देता हूँ। आपका जो मन करे उससे वो काम करवा लेना। लेकिन बीवी सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं होती है, वो मेरी जीवन साथी है। और अपने लिए जीवन साथी मैं अपनी पसंद से चुनूंगा, और हाँ, उसे अपने साथ ही रखूंगा। अरे नालायक, जब तू अफसर बना था ना, सबसे ज्यादा खुश तेरी माँ ही हुई थी। इसे लगा था अब बेटा सरकारी अफसर बन गया, बेटे की शादी में दहेज मिलेगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इन्हें देखो, साहबजादे पहले ही अपना रिश्ता पक्का करके बैठे हैं। अब जब तुम सब कुछ तय कर ही चुके हो तो हमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है? पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको दुख किस बात का है? आपके हाथ से 30 लाख का दहेज चला गया इस बात का, या मैंने अपनी पसंद से लड़की चुन ली इस बात का? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पर।
आप इस तरह से सोच भी कैसे सकते हैं पापा? और मैं पैसों के लिए किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। शादी तो मैं रेणुका से ही करूंगा। अब आप लोग खुश हो या ना हो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मानव के माँ बाप बहुत नाराज हो जाते हैं और उसकी शादी में शामिल होने के लिए भी शहर नहीं आते। हालांकि मानव कई बार फोन करके उन्हें शादी में आने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों टस से मस होने को तैयार नहीं होते। अंत में माता पिता की उपस्थिति के बिना ही रेणुका और मानव शादी कर लेते हैं। चूंकि मानव और रेणुका दोनों ही अच्छे पदों पर नौकरी करते थे, इसलिए शहर में उन्होंने जल्द ही एक आलीशान मकान ले लिया था। रेणुका नौकरी पेशा थी, इसलिए घर में काम करने और खाना बनाने के लिए उन्होंने नौकर चाकर भी रखे हुए थे। कुल मिलाकर दोनों एक अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहे थे। एक दिन मानव की बुआ उसके गांव वाले घर आती है। भाभी, अब तो मानव की नौकरी लगे भी 7-8 साल हो गए। हमने तो सुना था मानव शहर में बहुत बड़ी नौकरी पा गया है। अब नौकरी चाहे लग गई हो, लेकिन इतने सालों में आपके घर में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा पहले थे वैसे ही आज हो। भैया पहले भी ये छोटी सी दुकान चलाते थे, आज भी वही चला रहे। आप लोगों को देखकर लगता नहीं कि आपका बेटा इतना बड़ा अफसर हो गया है। अब क्या कहें जीजी, आजकल के बच्चे माँ बाप से पहले अपने बारे में सोचते हैं। अब बेटे के बारे में आपको क्या ही बताएं। बड़े अरमानों से पाल पोस के बड़ा करा था। इकलौते बेटे को देखकर सोचते थे कल को पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी तो अपनी पसंद की दुल्हनिया ले आएंगे। आप ही बताओ हमने कौन सी गलत बात कह दी। ये तो घर घर की कहानी है कि बेटी की शादी में माँ बाप के अरमान तो होते ही हैं। अरे पूरे बिहार में कौन लड़की वाला रहेगा जो सरकारी नौकरी वाले दामाद को 20-30 लाख का दहेज भी ना दे। अरे लड़का पैदा किए हैं हम, इतना पढ़ाए लिखाए हैं, हक बनता है हमारा लेने का। लेकिन हमारे बेटे ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पता नहीं कहाँ से वो रेणुका उसे टकरा गई। अरे जिज्जी, सीधा साधा लड़का फंसा लिया हमारा। जाने कौन टोना टोटका कर दिया चुड़ैल ने कि हमारा नाम ही नहीं लेता। देखो शांति भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आपके मना करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। लड़का तो शादी कर लिया जिससे उसे करनी थी। अब आपकी भलाई और समझदारी तो इसी में है कि आप बेटे की खुशी में खुश हो रहो, वरना बेटा भी हाथ से चला जाएगा आपके। अरे उस नाटी रेणुका को बहू माने मेरी जूती। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन उस रेणुका को दिल से बहू नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात बताओ, मानो फोन वोन करता है कि आप लोगों को, कि फोन करना भी छोड़ दिया है? नहीं दीदी, फोन तो करता है, महीने 2 महीने में एक बार आ ही जाता है फोन। अरे सुखे सुखे सिर्फ हाल चाल ही लेता है या शहर से कुछ रुपया पैसा भी भेजता है? बूढ़े माँ बाप ने पेट काट काट कर पढ़ाया, और देखो तो माँ बाप बेचारे यहाँ गांव में अकेले पड़े हैं। अरे जीजी, शादी हो गई तो समझो लड़का पराया हो गया। अरे हमारे बेटे को ले गई वो लड़की, अब हमरा कुछ ना रहा। जी भाभी, सच्ची आपकी हालत देख कर ना बड़ा दुख लगता है। जैसे आपके साथ हुआ ना, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अरे गांव में जो बच्चे रहकर काम धंधा करते हैं, चाहे थोड़ा कमा लेते हैं, कम से कम अपने माँ बाप की सेवा तो करते हैं, उन्हीं के पास तो रहते हैं। अब ऐसी शिक्षा का भी क्या फायदा कि आप पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए और लड़का वहीं का होकर रह गया। अब आप लोग यहाँ बेटे को याद करके अपना जी जला रहे हैं। बुआ जी की तरह ही जो भी आस पड़ोस और रिश्तेदारी में शांति को अपने हाथों से घिस घिस कर पोछा लगाते, बर्तन धोते और घर के काम करते हुए देखता, उसके मुंह से यही निकलता कि देखो तो कितना स्वार्थी बेटा है, बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैल गई थी कि मानव ने अपने माँ बाप की सुध लेना छोड़ दिया है और वो शहर में अकेले मजे कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और मानव की पत्नी रेणुका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म पर मानव और रेणुका बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहां की खुशियां उनकी झोली में आ गिरी है। सुनिए ना, हमारी शादी ऐसे ही सादगी से हो गई थी और आपके यहाँ का कोई रिश्तेदार भी आज तक हमसे मिला नहीं। क्यों ना हम बेटी के जन्म के लिए एक पार्टी दे और उसमें अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएं। इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, अपने खास खास रिश्तेदारों को टिकट भेज दीजिए, उन्हें आने में सुविधा हो जाएगी। सुझाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है रेणुका, तुम ठीक कहती हो।
मैं भी लंबे समय से किसी से नहीं मिला हूँ। ऐसा करता हूँ, कार्ड छपवा लेता हूँ और गांव में सभी रिश्तेदारों के यहाँ टिकट के साथ पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन माँ बाबूजी आएंगे क्या? देखो रेणुका, मैं अपनी तरफ से एक बार और कोशिश करूंगा, बाकी जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। उनकी नाराजगी दूर करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे। अगर गांव में रहकर ही वो खुश है तो यही सही। जल्दी ही मानव बेटी की पार्टी के लिए कार्ड छपवा लेता है और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट देता है। कार्ड आया देख सभी रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और तय समय और दिन पर मनोज के यहाँ आने की तैयारी करने लगते हैं। एक दिन मानव की मामी उसकी माँ से मिलने जाती है। अरे जीजी, मनोज के यहाँ से कार्ड आया है, शहर में पार्टी दे रहा है, सबको टिकट देकर बुलाया है। भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग कब जा रहे हैं? हाँ हाँ, जाएंगे ना। वो जरा इनकी दुकान का कुछ सामान आना था, इसलिए हम लोग भी पार्टी वाले दिन ही पहुंचेंगे। जी जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपको इस छोटे से घर में इतना कठिन जीवन जीते हुए देख कर ना हमें बड़ी तकलीफ होती है। पता ही आजकल के ज़माने में ऐसा कौन है जो हाथ से कपड़े धो रहा है? आप इस उम्र में पूरे घर में खुद झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं। आपकी सुध लेने वाला तो कोई भी नहीं है। कई बार तो मन में आता है कि आपकी ऐसी हालत इसीलिए है क्योंकि मानव आप लोगों को छोड़कर शहर चला गया। अगर वो भी हमारे बच्चों की तरह गांव में रहता और अपने पापा की दुकान संभालता, तो आज कम से कम घर के काम करने को बहू तो होती है आपके पास। बस भाभी, अपनी अपनी किस्मत है, सब अपनी किस्मत का भोग रहे हैं। हमारी किस्मत में यही सब लिखा है तो हम इसी तरह अपनी जिंदगी काट लेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि बेटा बहू जहाँ रहे खुश रहे, अपने घर परिवार में आबाद रहे। अब माँ बाप इससे ज्यादा और क्या चाह सकते हैं अपनी औलाद के लिए। अरे जी जी, बहुत बड़ा दिल है आपका। इतना सब कुछ किया आपके बेटा बहू ने आपके साथ, फिर भी आप उनके लिए आशीर्वाद ही निकाल रही हैं अपने मुंह से। चलिए, भगवान आपके बेटे को सद्बुद्धि दे। हम चलते हैं, अब मानो कि यहाँ ही मुलाकात होगी। मामी के जाने के बाद उस नकचड़ी रेणुका के यहाँ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करें, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। अगर पोती के जन्म पर नहीं पहुंचेंगे तो भी दुनिया हमें ही ताने मारेंगी। इसलिए हम लोग पार्टी के दिन ही चलते हैं, एक दिन के बाद हम लौट आएंगे। पार्टी वाले दिन गांव के सभी रिश्तेदार मानव के यहाँ पहुंच चुके थे। मानव के घर पहुंचे सभी लोग देखते हैं कि मानव का रहन सहन तो बहुत अच्छा है। उसके पास गाड़ी है, नौकर चाकर है और सुंदर आलीशान मकान भी है। बेटा मानव, तुम्हारे यहाँ पार्टी में आकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। तुमने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। तुम्हारा मकान, गाड़ी, सब कुछ देखकर ना बड़ी खुशी हुई। लेकिन बेटा एक बात है हमारे मन में, अगर तुम बुरा न मानो तो कहे। अरे कहिए ना मौसी जी, क्या बात है? आप तो मेरी माँ की तरह हैं। बेटा माँ बाप के साथ मन मुटाव अपनी जगह होता है, लेकिन उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना तो गलत है ना। अब कहना क्या चाह रही है मौसी जी? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा तुम्हारा घर, मकान और नौकर चाकर देखकर तो यही लगता है कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। बहू की भी अच्छी नौकरी है, पर तुम अपने माँ बाप की मदद क्यों नहीं करते? मौसी जी, आपसे किसने कहा कि मैं मम्मी पापा की मदद नहीं करता? मैं तो हर महीने उन्हें पैसे भेजता हूँ ताकि वे लोग भी गांव में सुकून से रह सके। बेटा इतना बड़ा मकान है तुम्हारा, क्या अपने माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं रख सकते? एक कमरा क्यों मौसी जी, ये पूरा घर उनका ही तो है। मैं तो माँ पापा से विनती कर करके थक गया हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ शहर में ही रहिए, लेकिन पता नहीं माँ पापा को वहाँ गांव में क्या मजा आता है। वो लोग तो मेरे घर में पैर रखने तक को तैयार नहीं है। अरे मानो बेटा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने तो अपनी माँ को ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारी पत्नी पेट से है। बेचारी भाभी का कितना मन था बहू की सेवा करने का। हम क्या जानते नहीं सच क्या है? अच्छा, और ये सच जो आपने मुझे अभी कहा, ये किसने बताया आपको? अरे खुद भाभी ने, और कौन बताएगा? वाह मम्मी वाह। चलो अब अगर बात छिड़ी गई है तो असलियत मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि रेणुका प्रेग्नेंट है, मैंने सबसे पहले माँ को ही फोन किया था। माँ, रेणुका पेट से है। डॉक्टर ने उसे खास देखभाल करने की सलाह दी है। अगर आप ऐसी हालत में रेणुका के पास आकर रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसी बहाने आप दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो भी दूर हो जाएगा। आप एक बार आकर तो देखो माँ, रेणुका बहुत अच्छी लड़की है। आपको उससे जो भी शिकायत है सब दूर हो जाएंगी। मुझे पता है आप मुझसे तो नाराज हो सकती है,
लेकिन अपने आने वाले पोते या पोती को देखने के लिए आपके मन में भी इच्छा तो होगी ना। उनसे रूठ कर कितनी देर रह पाएंगी माँ? देखो बेटा, जैसे हमारे बिना अकेले में शादी कर लिए थे ना, वैसे ही बच्चा भी तुम संभाल ही लोगे। हम तो शहर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर बहुत से काम है। हम वहाँ जाएंगे तो यहाँ के काम कौन देखेगा? अच्छा ठीक है माँ, आप मत आओ, लेकिन माँ से आशीर्वाद तो दे ही सकती हो ना। माँ का आशीर्वाद मिले ऐसा कौन सा काम किया है तूने आज तक? है? अगर आशीर्वाद चाहिए था तो माँ के मन का काम भी करना चाहिए था। माँ की जरूरत ही क्या है तुझे? बीवी तो है ही तेरे पास। अब आप ही बताइए बुआ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे माँ बाप किसी भी तरह से खुश ही नहीं होते। अच्छा ठीक है, जीजी तुम्हारे साथ आकर नहीं रहना चाहती तो ना सही, कम से कम उनके लिए एक वॉशिंग मशीन और गैस सिलेंडर तो दिलवा ही सकते हो। अब गांव में तुम्हारे माँ बाप कैसी हालत में जी रहे हैं, ये तो तुमसे छिपाना ही होगा, है ना? और अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, आखिरी बार कब आए थे तुम गांव? चूल्हा फूंक फूंक कर देखो कैसी हालत हो गई है बेचारी की। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मकान बनवाने के नाम पर मैंने खुद पापा को 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। और रही बात सामान की, तो वो तो मैं नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही खरीद कर दिया आया था। लेकिन माँ को वॉशिंग मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं आते, मिक्सी का पिसा मसाला पसंद नहीं, काम वाली का किया काम पसंद नहीं। अब इन सब बातों पर तो मेरा जोर नहीं है ना। और मैं मानता हूँ गाँव गए मुझे बरसों बीत गए, क्योंकि हम माँ के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। शादी के बाद मैं रेणुका को लेकर गाँव गया था। रेणुका बहू, हमारे यहाँ मसाले पीसकर खाना बनता है, इसलिए पहले तुम सारे मसाले सिलबट्टे पर पीस लो। मम्मी के कहने पर रेणुका सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। अरे रेणुका, मिक्सर में पीस लो ना, क्यों आधे घंटे से यहाँ लगी हुई हो? और तुम्हें तो ये सब आता भी नहीं है। मुझे नहीं खाने मिक्सी के पीसे मसालों की सब्जी। और ज्यादा लुगाई को ना लाड दिखाने की जरूरत ना है, हमने भी यही काम करते हुए जिंदगी बिताई है। माँ, आपने जब ये काम किए तब हमारे पास सुख सुविधा का अभाव था, आपकी मजबूरी थी, लेकिन रेणुका की तो नहीं है। जब घर में मिक्सर है तो क्यों ये सिलबट्टे पर मसाले पीसे? इतना ही नहीं, इन्होंने वॉशिंग मशीन होने पर भी एक कपड़ा भी उसमें धोने नहीं दिया। रोज माँ कपड़ों का ढेर उसके सामने लगा देती थी। गैस सिलेंडर होने पर भी जबरदस्ती उससे चूल्हे पर खाना बनवाने की जिद करती थी। माँ, वो शहर की लड़की है, ये सब काम उसने कभी नहीं किए। और जब वॉशिंग मशीन रखी जंग खा रही है तो सब काम हाथ से करने की जिद क्यों माँ? ये मेरा घर है, यहाँ पर सब कुछ मेरे हिसाब से करना होगा। अगर तुम्हें हर चीज से इतनी दिक्कत है तो आगे से अपनी पत्नी को लेकर यहाँ मत आना। उस दिन के बाद रेणुका ने भी कान पकड़ लिए कि अब वो गांव नहीं जाएगी। और एक बात बताऊं आपको, माँ नहीं चाहती थी कि मैं रेणुका को लेकर आऊं, इसीलिए उन्होंने उसे इतना सताया। ये तो बड़ी गलत बात है भाभी। दोष आपके अंदर है और बुराई आप सारे जहां से बेटे की करती हो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो बहू की गर्भावस्था में आने से मना कर दे? जब आपका बेटा हर महीने आपको पैसे भिजवा रहा है तो क्या जरूरत है आपको गांव में ऐसा जीवन जीने की? आप भी नौकर चाकर लगाओ, चैन और सुकून की जिंदगी जियो। लेकिन नहीं, आपको तो बेटे को बुरा साबित करना है ना, इसीलिए बरसों से ये नाटक कर रहे हैं। ये क्या जीजी, अगर आज हम यहाँ ना आए होते तो हमें तो सच्चाई कभी पता ही ना चलती, क्योंकि आपने तो गांव में यही बात फैला रखी है कि बेटा आपको पूछता ही नहीं, वो तो बस अपनी बीवी का होकर रह गया है। और जब मानव ने मकान बनवाने के लिए पैसे दिए ही हैं, तो आप क्यों उस खंडहर जैसे मकान में रह रही हैं? दीदी, अब आपकी सारी पोल खुल चुकी है। अब आप भी जिद छोड़िए और अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाइए। आपको मानव के साथ शहर में नहीं रहना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ भी रहिए खुश तो रहिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। बेटे को कोसना बंद कीजिए, वो आपका दुश्मन नहीं है। मानव जैसे बेटे भी सबको नसीब नहीं होते। आपने उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं किया, उसके बाद भी वो अपना फर्ज निभाने में किसी तरह से पीछे नहीं रह रहा। रिश्तों की कदर करिए दीदी। सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी पोल खुलती देख शांति को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वभाव के अनुरूप गुस्से में पैर पटकती वहां से उठकर चली जाती है और शाम की ट्रेन से गांव वापस लौट जाती है।